बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर हैं। हम अपने प्रोग्राम में जहां पर क्रिकेट, हॉकी और दीगर खेलों पे बात करते हैं, उसके साथ साथ आज हम खासकर हॉकी और रेसलिंग पे बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। आज हमारे साथ रेसलर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे किस तरह पाकिस्तान में रेसलिंग का फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आबिद अली साहब, उनके साथ साथ जो है कोवेल ब्रांडर साहब मौजूद हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने का सर। और उसके साथ साथ कल हमने देखा कि साबका ओलंपियन जर्मन स्टेफन ब्लूशर ने जो है KHA हॉकी ग्राउंड का दौरा किया, जहां पर वो जूनियर खिलाड़ियों को जो है तरबियत देते हुए भी नजर आए। इस वक्त इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए ओलंपियन नासिर अली साहब मौजूद हैं। नासिर साहब, विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह हमने देखा कि कल साबका ओलंपियन जर्मनी के जो है स्टेफन ब्लूशर ने जो है KHA हॉकी ग्राउंड का दौरा किया और वहां पर जूनियर खिलाड़ियों को जो है हमने देखा कि वहां पर तरबियत देते भी नजर आए। और उनका यह भी कहना था कि खासकर जो पाकिस्तान के सबसे मुश्किल तरीन जो खिलाड़ी थे वो मंजूर जूनियर थे। और उनका यही कहना था कि हॉकी पाकिस्तान की जरूर नीचे चली गई है, लेकिन पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों के अंदर बड़ी सलाहियतें हैं कि वो हॉकी को दोबारा ऊपर की तरफ उठाते हुए भी नजर आएंगे। उन्होंने मुख्तलिफ टिप्स भी जो है जूनियर खिलाड़ियों को देते हुए नजर आए। इसी हवाले से जो है हमारे साथ बात करने के लिए ओलंपियन नासिर अली साहब मौजूद हैं। नासिर साहब, किस तरह देखा कल स्टेफन ब्लूशर को जो KHA हॉकी ग्राउंड पर जो है उन्होंने दौरा किया, जूनियर खिलाड़ियों को जो है वहां पर तरबियत देते भी नजर आए। और खासकर हमने देखा कि आप भी वहां पर मौजूद थे। इसके साथ साथ ओलंपियन हनीफ खान और वसीम फिरोज और दीगर लोग भी जो खिलाड़ी हैं हमारे ओलंपियन, वो भी वहां पर मौजूद थे। तो समझते हैं कि अब ये हॉकी को रिवाइवल करने के लिए जो है एक अच्छा साइन देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि जब भी कोई हॉकी का इवेंट होता है या कोई दूसरा स्पोर्ट्स का, मैं हमेशा आपको जो है ना सबसे पहले जो है ना वहां पर ग्राउंड में भी देखता हूं और इंटरव्यूज करते हुए भी देखता हूं। लेकिन जहां तक आपके सवाल का जवाब है स्टीफन ब्लूशर के, नो डाउट कि ये हमारा कोई तकरीबन 8 या 9 साल हम इकट्ठे हॉकी खेले। लाजमी बात है वो जर्मनी की तरफ से खेलता था, हम पाकिस्तान की तरफ से खेलते थे। तो कल जब उनको मिला, मैं लास्ट टाइम जो उनको मिला था ये 2006 में जब मैं कोच था मेंशन ग्लैडबॉग जो वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पर इसके साथ मेरी मुलाकात हुई थी और यहाँ पे कल हुई है। और नो डाउट के जो जैसा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो कि ब्रिगेडियर सज्जाद खोकर साहेब और सेक्रेटरी जनरल आसिफ बाजवा साहब जो ये मसलन चीज कर रहे हैं कि प्लेयर्स को बुलाना और उनसे टिप्स लेना और उनको ग्राउंड में खड़ा करना और देखना, ये एक गुड साइन होता है। लेकिन जहां तक बात आती है स्टीफन ब्लूशर की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वो बहुत अच्छा एक फॉरवर्ड था जर्मनी की हॉकी टीम का। और हमेशा लाजमी बात है कि मैं डिफेंडर था और उसके साथ काफी यानी कि पेश काल का दाव हमारे चलते रहते थे कि कौन बीट करेगा और कौन डिफेंड करेगा। तो कल भी हमारी उसके साथ बड़ी बातचीत हुई। और लाजमी बात है कि जहां तक मंजूर जूनियर की बात है, मंजूर जूनियर कोई ढका छुपा प्लेयर नहीं है। वो आपको पता है कि वाहिद वो पाकिस्तान का कप्तान है जो कि फर्स्ट जूनियर वर्ल्ड कप अंडर 21 जो 79 में पेरिस में हुआ था, फ्रांस के शहर फ्रांसा में, या आई थिंक तो कौन सा शहर था मैं भी मैं भूल रहा हूँ। तो वो भी उसने गोल्ड मेडल लिया था, पाकिस्तान ने वो जूनियर वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद ओलंपिक्स 84 जो लॉस एंजल्स में होता उसका भी वो विनिंग कप्तान है। तो ये है कि माशाल्लाह इसमें कोई उसने दो राय नहीं है। स्टीफन ब्लूशर ने जो बात की है कि वेरी डेंजरस प्लेयर और बहुत यानी कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जहां तक बात आती है कि उसके साथ कल मिलकर एक अच्छी यादें जो है हमने शेयर की एक दूसरे के साथ और काफी यानी कि एंजॉय भी किया। कल वो वापस चला जाएगा जर्मनी में, लेकिन उसकी मिसिस कह रही थी, मेरे ख्याल आपने भी बात की होगी, कि मैं तो यहाँ पर जब पाकिस्तान इसके साथ आई हूँ तो मैं देखकर परेशान हो गई हूँ कि इसका इतना वेलकम किया जा रहा है ब्लूशर का, मेरे हस्बैंड का, कि जर्मनी में कोई यानी कि इतना रिकग्नाइज नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान में तो मैं देखकर परेशान हो गई।
तो पाकिस्तान एक स्पोर्ट्स लवर कंट्री है। लवर कंट्री है नासिर साहब। जिस तरह लवर्स की आप बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के नौजवान जो हॉकी के प्लेयर्स थे, कल हमने देखा कि बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि स्टीफन बुलशर जो है पाकिस्तान का दौरा करेंगे और वो इन खिलाड़ियों से भी मुलाकात करेंगे। तो समझते हैं कि जूनियर खिलाड़ियों के लिए भी एक अच्छा साइन था कल। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लाजमी बात है कि जूनियर प्लेयर जब ये खेलते हैं हॉकी तो उनके आइडियल होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये है कि हमारे टाइम में जब खेलते थे हम लोग, लाजमी बात है कि वो थे, उनके आइडियल्स होते थे। अब ये जूनियर प्लेयर्स हैं, कल वो देखकर उनको बहुत खुश हो रहे थे, वो एक्साइटेड थे और वो भी बहुत खुश हो रहा था। ग्राउंड के बाहर खड़ा था, आपने भी देखा होगा, और बाकायदा वो बाहर से शाउट कर रहा था कि ना मुझे, मेरे साथ मैं भी साथ खड़ा था, कह रहा था इनको इधर शिफ्ट करना चाहिए, इस तरफ शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन वो बड़ा यानी कि होपफुल होकर वापस जाएगा। उसने बोला है कि नासिर मुझे इनमें बड़ी स्किल्स नजर आई हैं, और स्पेशली रूल्स के ऊपर मेरे साथ उसकी बात हुई कि नासिर तुम ये जो समझते हो रूल्स जो आजकल चेंज हुए हैं क्या है। मैंने कहा क्या तुम हाफ साइड रूल्स को समझते हो कि होना चाहिए। कहता है नासिर इससे ये है कि जो एक खूबसूरती होती थी हाफ साइड रूल जब इम्प्लीमेंट होता था, तो वो खूबसूरती अब वो नहीं है। डॉजेज और यानी कि ट्रायो में जाना, सेट पीसीज में जाना, वो नहीं है। अब जो हॉकी है ना वो बिल्कुल ओपनिंग होगी हुई है। तो मुझे वो इससे यानी कि इससे उसने, मैंने ये फील किया कि लाजमी बात है, तो वो चाहता है कि हाफ साइड रूल इम्प्लीमेंट हो ताकि वो फिर जो है ना एक स्किलफुल हॉकी, ट्रायो की हॉकी, डॉजेज हॉकी, वो उनको खेलने को मिले। अच्छा, पाकिस्तान में नासिर साहब, पाकिस्तान में हॉकी का अब मुस्तकबिल किस तरह देख रहे थे? वो क्या बयानात आपसे जब बात हो रही थी उन्होंने क्या शेयर किया आपसे? मेरे साथ जो उसकी बात हुई है, मैंने उससे बताया कि ये जो हमारी अंडर 21 टीम है मे भी कि आपने ये देखी है, हो सकता है कि देखी है कि नहीं। कहता है नासिर मैं उनके मैसेज नहीं देख सका, लेकिन मैंने अखबारात में पढ़ा है कि काफी अरसे के बाद पाकिस्तान की जो जूनियर टीम है वो बड़ी यानी कि एक होप नजर आई है उनको कि पाकिस्तान की काफी अरसे के बाद जो प्लेयर्स जो हैं ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं और इनमें पोटेंशियल नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम में ये पाकिस्तान के लिए फतूहत हासिल करेंगे। बिल्कुल है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नासिर अली साहब है वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और जिस तरह नासिर साहब की बात हुई स्टीफन बुलशर से, उनका यही कहना था कि अब जो जूनियर खिलाड़ी पाकिस्तान के निकल कर आ रहे हैं, यकीनन पाकिस्तान में जो सब्ज़ हिलाली परचम एक वक्त में विक्ट्री स्टैंड पर हुआ करता था, दोबारा वापस आने की उम्मीद की किरण निकलती हुई नज़र आ रही है। तो हॉकी पे हमने थोड़ी सी बात कर ली, अब बात करते हैं रेसलिंग पे, जो अब पाकिस्तान में जाना पहचाने जाने लगा है और बहुत ज़्यादा रेसलर भी जो है इसमें एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो आबिद साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद हमारे स्टूडियो आने का। रेसलिंग किस तरह शुरू की, कैसे शौक पैदा हुआ आपका रेसलिंग में आने का? सबसे पहले तो सलाम वालेकुम सिंध, कराची, पाकिस्तान और मेरे जितने भी फैंस हैं उनको मेरी तरफ से सलाम। मैं जब छोटा था तो मुझे मेरे दादू थे, वो रेसलिंग बड़ा शौक से देखते थे, तो मैंने भी कुछ रेसलिंग को देखना शुरू किया, फिर रेसलिंग से मुतासिर हुआ। जब मेरी थोड़ी सी एज थोड़ी सी बड़ी हुई, मतलब है कि जब मैं ओवर एज में आया तकरीबन 12 इयर्स 10 इयर्स, तो उस वक्त जो है वो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, दी अंडरटेकर, ट्रिपल एच और द रॉक मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट रेसलर्स थे। जो एटीट्यूड एरा उस वक्त जो आता था, तो WWE के अंदर उस वक्त WWF होती थी, पहले अभी WWE उस वक्त WWF होती थी, तो उसमें मैं इन रेसलर्स को ही सबसे ज़्यादा शौक से देखता था। और मैं सोचता था कि ये रेसलिंग करते हैं, ऐसा रेसलर हैं, WWE सुपरस्टार हैं, और मैं बड़ा होऊंगा तो एक रेसलर बनूंगा। मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं थी, मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं एक रेसलर बनूंगा और बड़े प्लेटफॉर्म पे जो है इनको कॉम्पीट करूंगा, इनसे फाइट करूंगा। और मेरी जैसे कि 2018 एक ईयर आया जिसके अंदर मैंने सोचा था कि स्टार्ट में कि यहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं है रेसलिंग का, तो एकदम मतलब है कि एक प्लेटफॉर्म मैंने देखा रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग के नाम से, जो कि ROS के नाम से थी पहले, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और 5 साल हो गए इस रेसलिंग को इस्टेब्लिश करते करते, और अब तक बड़े बड़े इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। 7 इवेंट्स हमने किए हैं, और मैं 2018 में ज्वाइन की थी मैंने रेसलिंग, और मुझे 4 इयर्स हो गए। और 4 इयर्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 23 मार्च को मैंने 2 इंटरनेशनल इवेंट्स जो कि ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट में हुए थे, एक रंबल इन पाकिस्तान
और जो दूसरा WWC जिसमें WWE के रेसलर ने पार्टिसिपेट किया था दोनों में, और मेरे ग्रीस के रेसलर्स के साथ फाइट हुई थी। और सेकंड जो है वो मेरा PF म्यूज़ियम, उसमें मैंने नेशनल इवेंट जीता। और सेकंड जो है मेरा जो 23 मार्च को इवेंट हुआ था उसमें मैंने नेशनल इवेंट जीता, और जो कि एशियन हैवीवेट चैम्पियनशिप जो कि मेरे हाथ में है उसको जीतकर मैंने फ़ख्र के साथ अपने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। प्रणीता, अब आप क्या कहेंगे, किस तरह आगाज़ आपने किया? आबिद अली साहब ने तो कह दिया कि मैंने इस तरह आगाज़ किया, आपको किस तरह शौक़ पैदा हुआ? देखें, प्रो रेसलिंग बेसिकली ऐसा गेम है कि जब कोई सोचता है, सुनता है, तो सबसे पहले ये सोचता है कि भाई इसका क्या स्कोप है, ये क्या है। तो बेसिकली रेसलिंग वो गेम है जो जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में क्रिकेट का स्कोप ज़्यादा है। बेसिकली हर घर में, हम कहते हैं ना, हर गली में एक क्रिकेटर है। तो इसी तरह क्रिकेटर से पहले ना हर घर में बच्चा जो होता है ना वो पहले रेसलिंग करता। आप कभी भी देखें जिस घर में 2 भाई होते हैं ना, तो वो बड़ा होकर क्रिकेट खेलने गली में बाहर जाए, उससे पहले वो बिस्तर पर जो है ना रेसलिंग आपस में ज़रूर लड़ता। तो आपका भी यही रहा है? मिला बस 3 साल की उम्र में समझ लें, मैंने WWE का मैच देखा था जो मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब के नाम से बहुत फेमस है, शॉन माइकल वर्सेस ब्रेट द हिटमैन हार्ट, जिसमें शॉन माइकल विन किया था मैच। और उसी दिन वो मेरा फर्स्ट मैच था जो मैंने देखा। फिर उस वक्त तो मैं 3 साल का था। फिर 2002 में मैंने जब सेकेंड टाइम मतलब देखता तो था, लेकिन थोड़ा होश में एक बच्चा होता है ना, फिर 3 साल का बच्चा, तो आप खुद समझते हैं कि क्या वो होता। फिर मैं जब 2002 में फर्स्ट देख रहा था, तो फिर मैंने शॉन मैगल को उसका रिटर्न और एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीतते हुए देखा। तो बस वही 97, फिर 2002, फिर कंटिन्यूटी में यही दिल में ख्वाहिश लेके थे कि भाई जैसे ही बड़ा होना है रेसलर बनना है हमने। तो बस फिर उसके बाद समझ लें ये तो हो गई बचपन की कहानी। फिर मैट्रिक से जो है रेसलर बनना कैसा पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। बिल्कुल। तो जर्नी इसी तरह जो है फिर कॉलेज लाइफ से स्टार्ट करी। बिल्कुल, कॉलेज लाइफ से आपने स्टार्ट किया। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी रेसलिंग में नौजवान खिलाड़ियों को ग्रूम करने की, और अब स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर एनालिस्ट स्पोर्ट्स जाफ़र हुसैन साहब ने। जाफ़र साहब, स्टूडियो में खुश आमदीद। आबिद साहब, आपने किस तरह जो है अब तक इंटरनेशनल लेवल पर जो है मेडल्स लेकर आ चुके हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी तो जो कि इंटरनेशनल पहला इवेंट था मेरा जो रंबल इन पाकिस्तान में हुआ, जिसमें मेरी लास्ट मैच स्टैंडिंग मैच हुआ था अगेंस्ट हमारे रेसलर जॉर्डन के साथ। बड़ी लंबी उसके साथ फाइट चली। उसके बाद फिर WWC के अंदर जो मेरा एक इवेंट हुआ जिसमें WWE के रेसलर्स भी थे हमारे साथ, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसमें मेरी जो फाइट थी वो ग्रीस के रेसलर्स की थी। बीच में कुछ चिटिंग वगैरह हुई, लेकिन उनसे बड़ी क्या चिटिंग क्या हुई थी आपकी? चिटिंग ये हुई थी कि वो कुछ एक पाकिस्तानी को हराने के लिए 4-5 रेसलर मिल जाते हैं। तो वो आपने अक्सर देखा होगा, कभी अंडरटेकर को मारने के लिए उसका मुकाबला अकेला नहीं कर सकता था कोई, तो उसको हराने के लिए 5-6 रेसलर मिल के, जैसे DX हो गई, एवोल्यूशन हो गई, शील्ड हो गई, इस तरह के अटैक करते थे। मुख्तलिफ रेसलर्स है, ऑस्टिन, ट्रिपल एच, थोड़े से एक हील करेक्टर बहुत ज़्यादा रहा है इनमें। और जैसे कि उस मैच में भी इसी तरह कुछ हुआ था। और फिर उसके बाद जैसे कि अब जाके मतलब है कि काफ़ी लेवल पे DG रेंजर्स की तरफ से, उनके अफसर कमांडर की तरफ से मेडल मिले और कप मिला अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा जो है हमारी कंपनी की तरफ से हमें शील्ड्स मिली और सर्टिफिकेट्स मिले। कॉम्बो रेस क्या होती है? ये कॉम्बो खिलाती है ना, कोई सब मिलके जो पकड़ के मार रहे होते हैं, वो समझ में नहीं आता। सर वो बेसिकली कभी कभी WWE आपने देखी होगी, इसमें 2 टक्कर के प्लेयर होते हैं, जैसे ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना। उनके अंदर ऐसी ताकत होती है, वो कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, एक एक्टिव रेसलर हूँ, मजबूत हूँ, स्ट्रेंथ लिहाज से भी, फिजिक के लिहाज से भी। और इसी तरह ब्रॉक लेसनर भी अगेंस्ट उसके खड़ा होता है। तो उन दोनों के दरमियान जब एक झगड़ पैदा हो जाती है, फाइट पैदा हो जाती है, तो फिर वो टूट पड़ते हैं रेसलिंग के रिंग के अंदर सेंट्रली। फिर उसको रोकने के लिए बहुत सारे जो है उनके आ जाते हैं, उनको छुड़वाने के लिए कि इस तरह का, उसको कहते हैं ब्रॉल।
और ब्रोल जो है वो सिर्फ उस रेसलर के दरमियान में होता है जिन रेसलर आपस में एक दूसरे के साथ बड़ा टक्कर का कॉम्पिटिटर होता है, तो ये बड़ा बेहतरीन माहौल अच्छा मृणाल साहब, क्या कहेंगे REW के जो है जो काम कर रही, क्या समझते हैं कि इससे जो है नौजवान खिलाड़ी बहुत ज़्यादा निकल कर अब आ रहे हैं? देखें REW बेसिकली इसमें आपने वर्ड पाकिस्तान या पी का ही नहीं नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली पाकिस्तान में रेसलिंग के ऊपर काम तो शुरू हो चुका था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही पॉलिटिकली, मतलब आपस की जो पॉलिटिक्स होती है ना, तो उसके अंदर बहुत इन्वॉल्व हो रही थी और सिर्फ पाकिस्तान की हद तक हमारा टैलेंट बहुत माइनर लेवल पर ग्रो हो रहा था। तो मैंने ये सोचा कि रेवोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न साइड की रेसलिंग जो है 1940s से देखते आ रहे हैं, जब से ये वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन होती थी। तो अब इवन वेस्टर्न साइड के लोग भी जो है ना, वो ईस्टर्न कल्चर को देखना चाहेंगे। तो हमने यही सोचा रेवोल्यूशन, ईस्टर्न रेसलिंग जो है वो REW होनी चाहिए, और क्यों ना इस चीज़ का आगाज़ पाकिस्तान से हुआ जाए, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी मतलब टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर जो आगे नहीं आ पा रहा था प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से। तो REW ने सबसे पहले प्लेटफॉर्म डेवलप किया और फिर टैलेंट हंट करके जो है, जो पैशनेट्स हैं, क्योंकि पैशनेट्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उस पैशन को बर्दाश्त करना भी एक मतलब जो है ना स्किल होती है। जो उस पैशनेट आके ट्रेनिंग को और इसकी स्ट्रिक्टनेस को बर्दाश्त कर सका, इस तरह के चंद रेसलर यहाँ से फिर बने, और उसमें से फिर मैं खुद आउटसाइड इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स करके आया। फिर REW के इंटरनेशनल डिफरेंट कंट्रीज़ में ताल्लुकात बनाए गए, जैसे REW के इंडिया में ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के रेसलिंग मैचेस करवा चुके हैं। फिर REW के ताल्लुकात नेपाल के साथ हैं, जहां नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली वो काफ़ी सपोर्ट में है, और वहाँ जो कंपनी है NWWF नेपाल वुमेन रेसलिंग फाउंडेशन, जो मिस भागवती घाट का रन करती हैं, उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि वहाँ पर, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट से उस लेवल का सपोर्ट नहीं जितना नेपाल की गवर्नमेंट का सपोर्ट REW के एक पाकिस्तानी कंपनी है इसको मिल रहा है, और वहाँ पर फिर इंटरनेशनल बिल्कुल जाफर साहब, क्या वजह है कि जिस तरह ये कह रहे हैं कि REW जो है हमें इंटरनेशनल सतह पर जो है पेजराई नहीं मिली, खासकर हुकूमत की तरफ से हमें सपोर्ट कर नज़र नहीं आ रही, तो समझते हैं कि जिस खेल को अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है लोग इस खेल को पसंद करते हैं, तो समझते हैं कि गवर्नमेंट कोई शक नहीं है कि इस रेसलिंग जो है ना वो घर घर खेला जाता था और आज भी खेला जाता है। आज भी हमारे बच्चे एक दूसरे पे बढ़ जाते हैं और रेसलिंग की तरफ वो अंदाज अपनाते हैं, लेकिन बड़ा मकबूल खेल है। अफसोस इस बात का है कि इस खेल में हर कोई आके जो है ना अपनी फेडरेशन बना लेता है, जो कि एक मुनज़्ज़म तरीका नहीं है। हालांकि खुद फेडरेशन जो बनानी चाहिए वो PO को बनानी चाहिए या फिर गवर्नमेंट की सतह पर वफाक को बनानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4-4, 5-5 फेडरेशंस बन गई हैं, जिस तरह बॉडी बिल्डिंग में बन चुकी हैं। इस वजह से इस खेल को नुकसान हो रहा है। अगर हालांकि प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, हमने पिछले 4-5 साल में जितनी रेसलिंग हमने पाकिस्तान में देखी और इंटरनेशनली प्लेयर्स यहाँ पे आके जो है उन्होंने फाइट्स की, तो बड़ा अच्छा एक एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा बनता रहा और बड़ा अच्छा एक दिखाई दिया कि पाकिस्तान में हमारे भी ऐसे रेसलर्स हैं जो इंटरनेशनली सतह पर जा सकते हैं और इनसे मुकाबला कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि फेडरेशंस बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, हर कोई खड़ा हो जाता है कि भाई मैं फेडरेशन चला रहा हूँ, और जिस तरह बात की क्या मतलब REW की, अब ये बता रहे हैं कि इनके ताल्लुकात हैं। बेसिकली ताल्लुकात एक अलग चीज़ है, लेकिन फेडरेशन का मिलाप एक अलग चीज़ है। तो उस तरीके से अगर हो तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। एग्जैक्टली बात आपकी सही है, लेकिन मिलाप देखें इसी चीज़ पर होता है ना कि मैं जो ताल्लुकात बता रहा था वो बेसिकली हमारा मिलाप है। पहले हमारा जो है फोकस था ईस्टर्न साइड की कंट्रीज़ में, जिसमें जापानीज़ फेडरेशन के साथ हमारी मतलब वही मिलाप हुआ हुआ है। इंडियन, इवन आप तसव्वुर करें पाकिस्तानी एक कंपनी का इंडिया के साथ मिलाप होना, तो और ना सिर्फ मिलाप है वहाँ की फेडरेशंस के साथ, बल्कि वहाँ पर वो हमारी फेडरेशन की छोटी छोटी सी ब्रांचेस रन कर रहे हैं। तो आप मतलब खुद तसव्वुर करें पाकिस्तान की एक रेसलिंग कंपनी जिसका शायद आप खुद आज फर्स्ट टाइम शायद नाम सुन रहे हो, उसकी इंडिया में एक ब्रांच चल रही है और इंडिया में REW के रेसलर्स रेडी हो रहे हैं। नेपाल में। अच्छा, थोड़ी सी बात आबिद अली से कर लें। आबिद अली साहब, आपका शेर खान नाम कैसे पड़ा, ये जरा बताएं नाजरीन को। सर, इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि स्पोर्ट्स के अंदर जब मैं फर्स्ट टाइम रेसलिंग के अंदर आया
तो अब मैंने सोचा कि ऐसा कोई नाम हो एक जो स्पॉटलाइट कैरेक्टर को मेंशन करे इन फ्यूचर के पाकिस्तान के अंदर। अगर मैं पाकिस्तान से बाहर भी खेलता हूं तो हमारे पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कहे कि यार हमारा एक रेसलर है जो ऐसा रेसलर जो पाकिस्तान से बाहर भी कॉम्पीट कर रहा है, किसी वीडियो चल रही है उसमें देखें यार ये रेसलर शेर खान, ये हमारे पाकिस्तान का नाम। तो मैंने सोचा कि शेर खान एक ऐसा नाम था जो कि कर्नल शेर खान में कमांडर जो कि आर्मी में थे, वो बड़े फेमस थे और मेरे सबसे ज़्यादा मुझे उनकी बारे में मैंने पढ़ा। उसके अलावा कोई शेर खान के नाम से फेमस नहीं था, तो मुझे ये नाम बड़ा पसंद था। तो मैंने इस नाम को सेलेक्ट किया और अल्लाह पाक ने 5 साल के अंदर मुझे अल्लाह पाक ने इस नाम से बड़ी इज्जत दी। और आज मैं एशिया का, पहले मैं बेसिकली जब मैं साउथ का फर्स्ट इंटरनेशनल प्रोफेशनल रेसलर हूँ पूरे साउथ में, ऐसा कोई रेसलर नहीं। बॉक्सर आपने सुने होंगे, फुटबॉलर सुने होंगे, साइकिलिंग, आर्चर्स और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं उसमें, लेकिन प्रोफेशनल रेसलिंग में मैं फर्स्ट साउथ का इंटरनेशनल प्रोफेशनल रेसलर हूं और फर्स्ट रेसलर होने के नाते मैं एशिया का हैवीवेट चैंपियन हूं। अच्छा, अब तक नौजवानों को कितनी तरबियत दी है आपने? सर बेसिकली जैसा जाफर भाई ने कहा कि WWE बहुत शौक से देखते हैं हमारे मुल्क के लोग, लेकिन उसको कहते हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। और REW रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग ने 5 साल में अपना इस्टेब्लिश किया, इतना ग्रो किया और उसको सोशल मीडिया ने और इलेक्ट्रो मीडिया, प्रिंट मीडिया ने इतना वायरल किया अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उस लेवल पे आ रहे हैं। क्योंकि सिलो सिलो से कहते हैं ना कि कछुए की चाल में बड़ा मजा आता है, तो सिलो सिलो चलने में जो है वो कहते हैं कि कामयाबी आपकी डेस्टिनेशन पे करीब आ रही होती है। और बहुत सारी न्यू जनरेशन को जो है यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है वो टिकटॉक, स्नैपचैट्स, ये वो आपकी चले वो आपकी फेवरेट एक्टिविटीज हैं, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटी है जो हेल्थ को रिलेटेड करती है। हेल्थ इज ब्लेसिंग, हेल्थ को रिलेटेड करती है। और दूसरी ये कि न्यू जनरेशन को चाहिए कि अगर आपको किसी भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है और जो भी स्पोर्ट्समैन एक दफा बन जाता है तो सबसे ज्यादा खुशी उसके पेरेंट्स को होती है कि मेरा बेटा एक स्पोर्ट्समैन है, एक कोई भी फुटबॉलर है, बॉक्सर है या, लेकिन उनको ये फख्र होता है कि जो पाकिस्तान से जब बाहर जाते हैं तो पूरी ममालिक इवन तक के हुकूमत को भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, वो जनरेशन जो आने वाली जनरेशन है वो उसको देखती है कि ये एक रेसलर है, ये एक फुटबॉलर है, ये एक बॉक्सर है, तो हम भी ये चीज़ कर सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। तो मैं भी इसी तरह रेसलिंग के अंदर आया हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो है एशिया का हैवीवेट चैंपियन। बिल्कुल, एशिया की हैवीवेट चैंपियन है आबिद अली साहब। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी नौजवान खिलाड़ियों को ग्रूम करने की, और अब थोड़ी सी बात ब्रांडन साहब से कर लें। क्या कहेंगे, आपने अब तक इंटरनेशनल फाइट कितनी जीती है, और ये जो रिंग के अंदर देखते हैं हम कि मार धाड़, ये रियल होती है? बिल्कुल, देखें इंटरनेशनल फाइट्स की जहाँ तक बात है, दुबई, नेपाल और इंडिया, इन 3 कंट्रीज से तो मेरा आना जाना मतलब होता रहा। इंडिया में जाना तो नहीं हो पाया क्योंकि आपको पता है रिसेंट रिलेशंस की वजह से, लेकिन मेरी इंशाल्लाह मई के अंदर जो है इंडिया का हेट हुआ। बाकी ये फाइट्स इंटरनेशनल जितनी भी खेली हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें विक्ट्री ही हुई है। और जहाँ तक चोट लगने की बात है तो मेरे फेस पे आपको स्कार नज़र आ रहा होगा। इवन मेरा जो रिंग नेम है कोवू, वो खुद बेसिकली एक अफ्रीकन वर्ड है और इसका मतलब ही चोट है। तो बस वही नाम का कभी कभी असर लगता है ना, तो वो चेहरे पे पड़ गया। नहीं, बच्चे अक्सर टीवी पे जब देख रहे होते हैं, हमने देखा है कि मार धाड़ और ये रिंग के बाहर भी जाकर मार रहे होते हैं, तो बिल्कुल ये रियल होती है। कभी हम देखते हैं कुर्सियों से भी मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे एक्टिव भी हो जाते हैं इस चीज़ को देखने के लिए, मुंतज़िर भी नज़र आते हैं कि किस तरह ये जो है मार घुटाई हो रही हो। लेकिन प्रो रेसलिंग का बेसिकली जो मोटिव है ना, डिफरेंट कंपनीज हैं और हर कंपनी का अपना अलग अलग मतलब इसमें मोटिव है। जैसे आप अगर WWE की बात करें तो उसका तो नाम ही इंटरटेनमेंट है, तो दे आर डूइंग ओनली एंटरटेनमेंट। बट अगर आप 90s में देखते हो तो उस वक्त एक कंपनी होती है जो WWE ने ही परचेज कर ली थी, ECW। उसमें आप टोटल उसका नाम ही एक्सट्रीम चैम्पियनशिप रेसलिंग था।
एक्सट्रीम का मतलब यही था कि आप अगर कभी देखें उसमें ऐसे ऐसे रेसलर्स, एक शायद मैं नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा उसका, WWE ने बैन किया हुआ था उसको, उसके यहाँ पे इतना बड़ा कट था, सर पे उसके छुरा मारा गया था ड्यूरिंग फाइट। तो ये है कि हर कंपनी इसका इसी तरह होता है। इसी तरह जो REW जो वर्क करती है, जो मतलब हमारे रेसलर्स हैं, हम लोग खुद एक्सट्रीम ही करते हैं। जैसे 23 मार्च को मैं क्या नाम है, मेरी जो फाइट हुई थी जॉर्डन हुर से हुई थी, तो आपको वो फाइट अभी तक रिलीज़ नहीं हुई, जब रिलीज़ होगी तो आप बिल्कुल उसमें देखिएगा। मेरी इवन मैं अभी अगर शर्ट उतार कर दिखाऊँ तो मेरी कमर छिली हुई है। जॉर्डन हुर जो था वो फाइट में आप देखेंगे मैंने खुद उसके ऊपर जो है शीशे तोड़े, ट्यूबलाइट्स फोड़ी। तो अब ये फेक तो होने से रहा, मतलब किसी की पीठ पे शीशे जब लग रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको सोशल मीडिया या कुछ और कंपनीज की वजह से लोग ऐसा समझते हैं, तो हमसे पूछते हैं अगर कि यार वो शीशे में लिपस्टिक थी या केचप था। मतलब हम लोग अपना खून बहा रहे हैं, मेरे फेस पे चोट का निशान है, तो उसके बाद है ना दिल दुखता है इस तरह की बात सुनने के बाद। शेर खान साहब, अभी इससे फील्ड के अंदर आने के बाद डाइट वगैरह का सिलसिला किस तरह रहता है, क्या रूटीन में आप लोग इस्तेमाल करते हैं? सर देखें, सबसे पहले तो मैं एक बॉडी बिल्डर की बात करता हूँ। नॉर्मल जो लड़के कहते हैं कि हमें फिटनेस के लिए बॉडी बिल्डिंग करनी है, उसके लिए तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 1500 पर डे के हिसाब से डाइट प्लान होती है, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ वो अपने हिसाब से अंडे, एग्स और चिकन, फिश, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक प्रोफेशनल रेसलर से होने के नाते उसकी डाइट इस तरह की डाइट नहीं होती, उससे 10 गुना ज़्यादा होती है और टफ डाइट होती है, जिसमें उसको एक दिन में 10 से 12 मील लेने होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ है कि उसकी अगर पर डे की अगर हम काउंट करें तो वो 10,000 से 15,000 रुपीज़ की पर डे की उसकी जो मील होगी। तो इस हिसाब से मंथली काउंट कर लें आप जिस हिसाब से बनती है। लेकिन उसमें ये होगा तो उसको फिश, मीट, चिकन, बॉइल्ड, इस तरह से एग्स, इसके अलावा बॉइल्ड बैक्ड पोटैटोज वगैरह बिफोर जिम। और सबसे जो ज़रूरी है वो आपका प्रोटीन है। प्रोटीन, इसके अलावा क्रिएटिन, प्रोटीन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए, क्योंकि बॉडी आपकी फिट होगी। उसके अलावा आपकी रनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप ग्राउंड्स में रनिंग करें। एक नॉर्मल जो कि सबसे ज़्यादा लोग जो है वो ग्राउंड में रनिंग करते हैं, वो सबसे ज़्यादा फिट रहते हैं, और ये हकीकत है इस चीज़ के लिए। लेकिन प्रोफेशनल रेसलर जो होता है वो ओवरऑल अपनी फिजिक को मेंटेन रखना पड़ता है, उसको बिफोर उसकी ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी बॉडी को भी फिट रखना पड़ता है, ताकि इन रिंग आपकी फाइट जितनी भी लंबी हो, जितनी भी, आपके अंदर सबसे पहले आपका स्टेमिना परफेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा आप मेंटली और फिजिकली परफेक्ट होंगे तो बड़े से बड़े मैच को कंटिन्यूसली करेंगे और अगले अपोनेंट के सामने आप टिक जाएंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। बहुत सारे रेसलर्स जो हैं वो एग्जैक्टली इस तरह से जो है लॉस कर जाते हैं। जिस तरह कह रहे हैं कि 10,000 रुपए पर डे, तो समझते हैं कि रेसलर किस तरह निकलेगा, क्योंकि गरीब घराने से तो बहुत मुश्किल है ऐसा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप माजी में जाएं तो जारा पहलवान, नासिर भोलू पहलवान, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अहम किरदार अदा किया। फिर बशीर पहलवान हुआ करते थे जो पाकिस्तान के लिए ओलंपिक भी खेले। ये बहुत शुरू की बात है पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन अगर आप तो देखें कि अनोखी भी यहाँ पर आए थे फाइट लड़ने के लिए, जिस पे जारा पहलवान ने जो है ना उनको बड़ा मज़ेदार फाइट हुई थी। शायद आप लोग को याद हो, जो 80s की बात है, मैं तो खैर बहुत छोटा था, तो हमारे वालिदैन वगैरह बताया करते थे। तो ये एक गरीब घराने का खेल या गरीब आदमी इसमें आता ज़रूर है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये खेल ही ऐसा है जो मिट्टी में खेला जाता है, जो कि बिस्तर पे खेला जाता है, जो कि मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना ये फाइटर्स जो बनते हैं मुख्तलिफ क्लब्स में खेला जाता है। तो मकसद ये है कहने का कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कौन आएगा, मुस्तकबिल इसका रोशन है। और जिस तरह ये नौजवान अपनी फाइटिंग कर रहे हैं, जिस तरह ये लोग पाकिस्तान में रेसलिंग को परवान चढ़ा रहे हैं, बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इससे पहले अगर हम जाएँ गुज़िश्ता 4-5 साल में जो है बहुत सारी फेडरेशंस यहाँ पर बनी। और सबसे पहले अगर मैं जाऊं यहाँ पे, मेरे ख्याल में 2017 में जो है ना वो पहला एक इंटरनेशनली, जिसमें 7-8 जो है ना वो इंटरनेशनली पहलवान आए थे, रेसलर्स आए थे, जिन्होंने जो है ना यहाँ पे एक जिद्दत बढ़ाई थी पाकिस्तानी रेसलर्स की। वो मैं कहूँगा कि एक बड़ा एक इवेंट था जिसमें काफ़ी पैसा भी लगा था। और उसके बाद ये हुआ था कि वो कंपनी जो थी जो लेकर आई थी, फिर वो इतना पैसा लगा के लाई थी कि पाकिस्तान में वो माइलेज नहीं मिल सका। उसके बाद वो डंबी हो गई,
ये भी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर इस खेल में पैसा बहुत लगता है। एक खुराक, जिस तरह बात कर रहे हैं शेर खान, पैसा होगा तो इंसान अपनी सेहत का ख्याल रखेगा ना। तो अपना सेहत भी बनानी है, अपने आप को उस लेवल पे भी पहुंचाना है, उस फाइट लेवल पे, कि जिस तरह पाकिस्तान का एक वाहिद खिलाड़ी होता है जो रेसलिंग कर रहा होता है। और ये रिंग में कोई आसान बात नहीं होती फाइटिंग करना, ये बड़ा एक कहने का मकसद ये है कि बड़े पाए का काम है। जिस तरह कह रहे हैं कि रियल में हमें चोटें लगती हैं। एग्जैक्टली अब हम तो देखते हैं कि भाई ऐसे ही कोई हाथ पांव हिला रहा है और ये काम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें जो है ना, खुद मैंने अपनी 3 फाइट्स तो मैंने पाकिस्तान में कवर किए हैं, जो कि इंटरनेशनली ये लोग फाइटर्स आए थे, उन्होंने मुकाबला किया था। बिल्कुल रियल फाइट होती है, और लेकिन थोड़ा सा वायलेंस, क्योंकि इसमें वायलेंस जितना आ रहा है ना, वो हमारे लिए, क्योंकि हम उस कौम में से नहीं है जो कि एकदम से खड़े हो जाएं और लड़ना मरना शुरू कर दें, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, और खेल अपनी जगह, लेकिन जब वायलेंस ज़्यादा आ जाएगा, जिस तरह पिछले दिनों MMA फाइट्स हुई, उसमें काफ़ी लोगों को चोट लगी, और मतलब ऑर्गेनाइज सही नहीं किया गया। अगर ऑर्गेनाइजेशन सही हो, आपके पास डॉक्टर्स ऐसे हों जो कि बिल्कुल ये ऑन द स्पॉट जो है ना फर्स्ट एड दे सकें, फिर जाके एक इवेंट अच्छा हो सकता है। लेकिन अदरवाइज जितनी कोशिश कर रहे हैं शेर खान की कंपनी यहाँ पे REW, बिल्कुल वो जो कंपनी आप यहाँ पे अपने परवान चढ़ा रही है रेसलर्स को, नो डाउट मुस्तकबिल में अच्छा काम होगा। मुस्तकबिल में अच्छा काम होगा। जिस तरह ये जिक्र कर रहे हैं जाफर हुसैन साहब, तो क्या कहेंगे न्यू जनरेशन को, क्या पैगाम देंगे आप? न्यू जनरेशन को देखें, पैगाम मेरा यही है कि जैसा अभी जाफ़र भाई ने भी बोला कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। देखें प्रो रेसलिंग जो है ना, इसमें हमारे काफ़ी सारे जो रेसलर्स हैं जो फाइट कर रहे हैं, सभी इसमें माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग ही हैं। और मेरा मैसेज यही है कि आप लोगों का जो दिल करता है, आप उससे डरो नहीं, घबराओ नहीं, क्योंकि हम लोग अक्सर ये सोच के रुक जाते हैं कि यार आगे स्कोप नहीं है। स्कोप बेसिकली अगर 100 के 100 स्टूडेंट्स जो है वो अगर इंजीनियर ही बनेंगे ना, तो क्लाइंट आपके पास सिर्फ 2 रह जाएंगे, बाकी इंजीनियर्स का इंजीनियर बनने का फिर फ़ायदा नहीं रहेगा। तो और स्पोर्ट्स जो कि बहुत नेसेसरी लाइफ, मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है उसका एक डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल होता। तो इवन कि एक स्पोर्ट्स खुद एक एजुकेशन है, तो एक स्पोर्ट्स पर्सन कभी अनएजुकेटेड नहीं होता। तो मतलब हम कहते हैं ना कि ही इज़ इंजीनियर एंड ही इज़ स्पोर्ट्स पर्सन, द स्पोर्ट्स पर्सन इज़ इलिटरेट। नो, स्पोर्ट्स पर्सन खुद एक एजुकेशन है, स्पोर्ट्स की अपनी एक डिग्री है बाकायदा। स्पोर्ट्स की एक डिग्री है जहाँ पर हर कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो एजुकेशन के रिलेटिव हो। अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन ही जो है स्पोर्ट्स को परवान चढ़ाता है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी एजुकेशन और स्पोर्ट्स की, तो अब थोड़ी सी बात कर लें हम ख़ासकर कराची के अंदर जिस तरह रेसलिंग के मुकाबले हो रहे, तो हम शेर खान से मालूम करते हैं। शेर खान साहब, क्या कहेंगे, जो सबसे ज़्यादा जो एशिया में रेसलिंग खेली जाती है किस मुल्क में खेली जाती है? सर बेसिकली सबसे ज़्यादा एशिया में जो है वो इंडिया में, जो कि ग्रेट खाली जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो WWE का हिस्सा रह चुके। 2006 में डेब्यू किया था उन्होंने, और एक बड़े रेसलर को डाउन करके आज उनको एक बड़ा लेवल मिला है इंडिया में। इन्होंने एक रेसलर था द फिनाम, द अंडरटेकर, उनके साथ पहली फाइट हुई थी, उनको डेब्यू भी उसी मैच में हुआ था। उसके बाद काफ़ी फाइट्स WWE के अंदर की, और WWE के बाद उन्होंने इंडिया के अंदर CWE की एक कंपनी बनाई खुद, और उसका ऑनर भी रह चुके हैं। और अभी भी बहुत सारे 5-6 रेसलर ऐसे हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा रेसलर जो कि WWE के ट्राई आउट के बाद वो WWE का पार्ट बन गए, और वो सारा क्रेडिट जो है वो ग्रेट खली को जाता है, क्योंकि एशिया के अंदर एक कंपनी थी। उसके बाद जो कंपनी प्रोफेशनल रेसलिंग इन पाकिस्तान, वो है REW, रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग, जो कि प्रमोट कर रही है उस लेवल पे जो CWE के टक्कर में। और CWE अगर मैं उस लेवल पे देखता हूं कि उस एंटरटेनमेंट और रेसलिंग को करवा रही है इंडिया में, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इन फ्यूचर WWE के रेसलर
पाकिस्तान में आ रहे हैं और मैं वो चीज देख रहा हूं कि विंस मैकमैन जो पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर WWE के चेयरमैन जो हैं वो आएंगे, इसके साथ CEO द गेम ट्रिपल एच जो वहां के CEO हैं और वो भी आएंगे इस पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान को वो सबसे ज्यादा फेमस और उन मुल्कों को करते हैं जो रेसलिंग को सबसे ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं, उनको ग्रो करा रहे हैं अपने ममालिक के अंदर, तो वो रेसलिंग को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और हम इंशाल्लाह ताला उस लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आई होप कि गॉड विद अस एंड आई कंप्लीट माय डेस्टिनेशन इंशाल्लाह। कोशिश होगी कि जिस तरह आपके फेवरेट रेसलर कौन से हैं? मैं अगर अपने फेवरेट रेसलर बताऊं तो 3 रेसलर्स को तो मैं रिंग में ही काफ़ी फॉलो कर रहा होता हूं, जैसे एक रेजर रेमोन जो रिसेंटली डेथ हो गई है, और शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच, ये 3 आर माय ऑल टाइम फेवरेट्स। अच्छा, मुस्तकबिल में ऐसा है कि आप इन रेसलर से जो है मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? देखिए ये तीनों तो, रेजर रेमोन की तो डेथ हो गई है। हाँ, मेरा फ्यूचर में रिसेंट आपने अगर देखा हो, लास्ट ईयर एक न्यूज़ बड़ी वायरल हुई थी कि कर्ट एंगल ने पाकिस्तान आने की बात करी थी। वो कर्ट एंगल ने चैलेंज किया था ना, तो एक्चुअली REW का एक और सुपरस्टार है एक्समैक, और दूसरा उसने नाम लिया था कोवू ब्रेंडन, जो कि मैं खुद हूँ। तो इस साल कर्ट एंगल, केविन नैश जैसे बड़े नाम जो हैं पाकिस्तान में आने के आसार हैं, और कर्ट एंगल के साथ मेरा फाइट होने का आसार हैं, जो कि 50+ है और 1996 का ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी है। लेकिन मेरा जो ड्रीम ओपोनेंट है, कर्ट एंगल से तो फाइट हो जाएगी, लेकिन करंट यंग रेसलर में जो मेरा ड्रीम ओपोनेंट है वो जॉन मॉक्सली है, क्योंकि जॉन मॉक्सली इज़ ऑल्सो एक्सट्रीम फाइटर एंड आई एम ऑल्सो अ हार्डकोर एक्सट्रीम फाइटर। तो जब एक हार्डकोर रेसलर दूसरे हार्डकोर रेसलर के सामने होगा, एक डेथ मैच होगा। डेथ मैच का मतलब ये नहीं कि मतलब मार दो जान से, लेकिन उसके आसपास बहुत ज़्यादा वायलेंस वाला मैच होता, तो वो मेरा ड्रीम ओपोनेंट है, जॉन मॉक्सली। अच्छा जाफ़र साहब, जिस तरह ये कह रहे हैं कि इनके पसंदीदा रेसलर अच्छे हैं, तो समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर वो आए तो इनको और ज़्यादा हौसला अफजाई होगी? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। और पाकिस्तान में ज़रख़ेज़ ज़मीन है, ज़रख़ेज़ लोग हैं, यहाँ पे टैलेंटेड लोग हैं जो कि फ़ाइट कर सकते हैं, और इंटरनेशनल फ़ाइट होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे ग्रोथ होगी, लोग आएंगे, और ख़ास तौर पे जितनी पब्लिसिटी होगी इस रेसलिंग के बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम थोड़ी सी बात कर लें पीछे, तो बादशाह खान ने पिछले चंद सालों में जो है ना यहाँ पे आके लड़े थे, जो कि फ्रांस में रहते हैं और वहीं पे रेसलिंग करते हैं, पाकिस्तानी निज़ाद हैं बेसिकली ना। वो भी पाकिस्तान का नाम और झंडा लेके जो है ना वो रेसलिंग कर रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ ऐसी खबरें भी आई कि भाई पाकिस्तान के लोग जो है ना वहाँ पे रेसलिंग कर रहे हैं, प्रोफेशनल रेसलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ हक़ाइक़ हैं, उसके पीछे कोई वजह है जिसकी वजह से वो लोग कर रहे हैं, और चंद पैसों की खातिर जो है ना वो लोग शिकस्त भी खा जाते हैं। कोई इस तरह की बातें भी हुई, खबरें आई, क्योंकि हम ताल्लुक़ हमारा खबरों से है, तो हम ज़्यादातर खबरों में गर्दिश करते रहते हैं, तो ये चीज़ें जब होती हैं तो फिर अफसोस होता है कि यार। अच्छा शेर खान साहब, जिस तरह ये जिक्र कर रहे थे, फिक्सिंग होती है इसके अंदर? सर ये बहुत सारे लोग ये देखते हैं, और मैं सिर्फ बहुत सारे लोगों में टीवी पे जो देखने वाले में मेरा कहने का मकसद है, देखिए रेसलिंग आंसर मैं आपको दूंगा। दे दें, आप दें। मैं माजरत माइंड ना कीजिएगा, मैं आपको बोलूं कि भाई ऑन स्क्रीन मीडिया पे एक हम लोग सीन करते हैं, और मैं आपको इस चीज़ के 10,000 रुपये देता हूँ, और ऑन स्क्रीन में आपके साथ जो है मतलब आपको यहीं पर मारना शुरू कर दूँ, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे ओनली फॉर 10,000 और समथिंग? देखिए इंडिया में तो आजकल यही चल रहा है, अगर आप देखें आशा भोसले ने भी इसी तरह किया, तो इस तरह की चीजें तो बहुत हो रही है सोशल मीडिया के लिए, तो जो कंपेयरिंग होती है। लेकिन मकसद ये है जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे कहने का मकसद ये था, कहीं बुरा ना मान जाए, क्योंकि कुछ ऐसे, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बहुत करीबी लोग मुझे बता रहे हैं, मैं कोई इधर उधर की सुनी हुई बात नहीं कर रहा, ऐसा हुआ है, ऐसी फाइट्स हुई हैं जो कि वो चंद पैसों की खातिर लड़ते हैं। कुछ खिलाड़ी, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे होते हैं जो कि ज़रूरतमंद भी होते हैं, करते भी हैं, तो वो उसमें जो है ना इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो वो इस तरह की चीज़ें, और नो डाउट आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे मुझसे कि यूरोप वगैरह में या दीगर ममालिक में इस तरह की फ़ाइट्स होती हैं, बेनिफिट्स फाइट्स कहलाती हैं बेसिकली। वो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि बस पाकिस्तान में ना हो। कहने का मकसद है कि यहाँ पर रियलिटी होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शेर खान साहब, आपका फेवरेट रेसलर कौन सा है? सर बड़ी खूबसूरत बात की आपने, और मेरा दिल खुश हुआ इस बात से, आपके सवाल से। सर मेरा फेवरेट रेसलर्स जो थे, एक नहीं मैं ज़्यादा नाम लूँगा। पहले तो
द रॉक, ड्वेन द रॉकी जॉनसन, इसके अलावा ट्रिपल एच, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और द अंडरटेकर। और सबसे खूबसूरत बात मैं ये कहना चाहता हूं कि 24 मार्च और 23 मार्च ये 2 ऐसे दिन थे, अब जो कि मेरे पास एशियन चैंपियन है, ये 23 मार्च को मैंने विन किया, 24 मार्च की रात को ये मैं रेस कर रहा था विथ फ्लैग। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 24 मार्च, बल्कि पूरा मंथ जिसके अंदर मेरा फेवरेट रेसलर ट्रिपल एच ने अब रिसेंटली रिटायरमेंट दी। सेकंड, द अंडरटेकर का बर्थडे था जो कि 24 मार्च को मनाया जाता है वो अपने कंट्री में, और उस दिन मेरा ये टाइटल मेरे हाथ में था। इज माय फेवरेट रेसलर, ये 4 मेरे फेवरेट रेसलर थे। इसके अलावा द रॉक जो हॉलीवुड के अंदर बड़े फेवरेट हैं और अब कमिंग WWE का पार्ट बनने वाले हैं। 4, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जो WWE के हैवीवेट चैंपियंस में से एक हैं और उनका कैरेक्टर यूनिक कैरेक्टर था, ऑल ऑन WWE एटीट्यूड एरा। अच्छा, आपने तमाम रेसलर के नाम गिनाए हैं, तो वीडियो में आप इनकी चीजें देख रहे होते हैं, इनसे सीख रहे होते हैं? सर वीडियो में मैं जैसे कि बता रहा था कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जो कि 19 इयर्स के बाद अब रिटर्न कर रहे हैं, तो ये मेरे फेवरेट रेसलर्स थे। अब जो मैं रिंग के अंदर जो परफॉर्म करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जैसे कि हर इंसान का एक जो है फेवरेट रेसलर्स होता है, ठीक है, कोई ना कोई चीज इंस्पायरेशन उससे मिलके वो एक रेसलर बनता है। खुद से कोई चीज इंसान वो किससे सीखता है, किसी से अट्रैक्ट होता है, किसी से इंस्पायर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 रेसलर्स थे जिनसे मैं इंस्पायर हुआ और मैंने सोचा कि जब बड़ा होऊंगा तो इन रेसलर्स जैसा बनूंगा। तो इनमें अंडरटेकर, ट्रिपल एच, स्टोन कोल्ड और द रॉक, ये 4 ऐसे रेसलर्स थे जो आप बेसिकली देख लें उनको, तो मैं इनको सीख के आज एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ और अपने मुल्क का कौमी परचम बुलंद करता हूँ। अच्छा कोई साहब, समझते हैं कि अब जो है नौजवान जो खिलाड़ी हैं, आप लोग जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उनमें से 2-4 लड़के निकल कर आए हैं अब तक सामने? बिल्कुल, जैसे मैंने अब रिसेंट बताया कि फर्स्ट मैंने अब बाहर खुद टूर किया, तो सेकंड जब मैं गया तो मेरे साथ जॉर्डन हुर था। उसके बाद अभी थर्ड में गया तो उस टाइम फिर अकेला था क्योंकि उस टाइम कोई था नहीं। अभी 4th टाइम मेरे साथ शेर खान भी जा रहा है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बाहर से इनविटेशन अब मुझे अकेले को नहीं बल्कि हमारे जो लड़के सीख रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी इनविटेशन आ रहा। डेफिनेटली हमारे पास जो रेसलर्स हैं। अच्छा, इसकी ट्रेनिंग वगैरह आप लोग कहाँ पर करा रहे होते हैं? इसकी ट्रेनिंग हमारी जो है लियाकताबाद में हमारी एकेडमी है, तो वहाँ पर हम इसको करा रहे हैं। अच्छा, एकेडमी हमारी ट्रैवल काफ़ी चेंज होती रही है, लेकिन अभी हमारी लियाकताबाद में फिक्स। एकेडमी में कितने प्लेयर्स आ रहे होते हैं? हम लोग ऑलमोस्ट 20 ट्रेंड रेसलर्स हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड हैं, और 10 हमारे पास न्यू एडमिशन्स हैं जो अब आगे इंशाल्लाह अगर उनमें इतनी हिम्मत रही कि वो बर्दाश्त कर सकें सख्ती, तो वो 10 भी आपको इंशाल्लाह नज़र आएंगे। अच्छा, ख़वातीन कोई रेसलर आई हैं आपके पास एकेडमी में? ख़वातीन एक हमारे पास आई थी, उन्होंने हमारे एक रेसलर के साथ रिंग में एक छोटा सा टॉक शो किया था जिसमें उस रेसलर के साथ उनकी थोड़ी झगड़ा हो गया था। तो उसके बाद अभी हम ख़वातीन रेसलर को नहीं तैयार कर सके, लेकिन आगे फ्यूचर में हमारा इरादा है ताकि हम अपने कंट्री के लिमिटेशंस में रहते हुए फ़ीमेल रेसलर्स रेडी भी करें, ताकि क्योंकि देखें फ़ीमेल जो है वो भी ये गेम खेलती हैं और एक कंट्री की लिमिटेशन में रहते हुए अपने इस चीज़ को कर सकती हैं, तो वो भी पाकिस्तान से बाहर जाके फिर पाकिस्तान का ही परचम लहराएंगी। बिल्कुल, पाकिस्तान नाम रोशन भी आएंगे। प्रोग्राम में टाइम कम है। कोई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शेर खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।